कार्यक्रम में मैं प्रीति अज्ञात अपनी साथी नीरजा भटनागर एवं समस्त कर्मभूमि टीम के साथ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि आज हमारे इस कार्यक्रम की वक्ता हमारी अतिथि डॉक्टर युवा अय्यर जी हैं। युवा जी आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। आप पिछले 30 वर्षों से आयुर्वेद के माध्यम से क्रोनिक डिजीज का उपचार कर रही हैं। आप गुजराती लेखिका, अनुवादक एवं स्तंभकार भी हैं। आज के कार्यक्रम में हमारी साथी नीता व्यास जी उनसे स्त्री संदर्भ में आयुर्वेद इस विषय पर चर्चा करेंगी, जहां पर कि सौंदर्य स्वास्थ्य संबंधी विविध समस्याओं के बारे में हमें उपयोगी जानकारी भी प्राप्त होगी और आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर भी दिए जाएंगे। आपकी जिज्ञासाएं शांत होंगी वहां पर। प्रिय युवा जी का अभिनंदन स्वागत करते हुए अब मैं नीता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। जैसा कि हम जानते हैं, आयुर्वेद दुनिया की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जिसमें औषधियां और दर्शन दोनों का अद्भुत मिश्रण है। 5000 साल से अधिक पुराने इतिहास में इसने लोगों की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में बहुत योगदान दिया है। आयुर्वेद संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जीवन और दीर्घायु का ज्ञान। प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। चरक संहिता के इस सूत्र के अनुसार आयुर्वेद के 2 उद्देश्य है, स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और दूसरा है रोगी व्यक्तियों के विकारों को दूर कर उन्हें स्वस्थ बनाना। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह देवताओं की चिकित्सा पद्धति है, जिसके ज्ञान को मानव कल्याण के लिए निवेदन किए जाने पर देवताओं द्वारा धरती के महान आचार्यों को दिया गया। इस शास्त्र के आदि आचार्य अश्विनी कुमार माने जाते हैं। अश्विनी कुमार धन्वंतरी, नकुल, सहदेव, अर्की, च्यवन, जनक, अगस्त्य, अत्रि, सुश्रुत, चरक आदि आयुर्वेद के आचार्य हैं। आचार्य चरक ने शरीर को रथ की उपमा दी है और कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को स्वयं इस रथ के सारथी बनकर इसकी देखभाल करनी है। वैसे तो प्रीति जी डॉक्टर युवा अय्यर जी का विस्तृत परिचय दे चुकी है। मैं उनके बारे में 2-4 लाइनें और कुछ कहना चाहूंगी। वे एक निपुण आयुर्वेद चिकित्सक के होने के साथ साथ एक सफल लेखिका भी है। इनके आयुर्वेद विषयक लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। आयुर्वेद, आरोग्य अने रोग गुजराती भाषा में लिखित इनकी यह पुस्तक इस पुस्तक में हमारे रोज बरोज के जीवन के कई कठिन प्रश्नों के सरल जवाब मिल जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने अंग्रेजी एवं हिंदी पुस्तकों के अनुवाद भी किए हैं, जिनकी प्रेरणा इन्हें अपने पिता एवं सुप्रसिद्ध लेखक श्री हसुभाई याग्निक जी से मिली है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है युवा जी। आज हम स्वास्थ्य और खासकर आज जब स्त्री संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, तो स्त्री स्वास्थ्य के लिए आपके आयुर्वेदिक सूचन और उपदेश क्या है? नमस्कार, सभी को मिलकर बहुत खुशी हो रही है। खास करके कर्मभूमि संस्थान के संस्थापक प्रीति जी, नीरजा जी, ऐसी ज्ञान सबर प्रवृत्तियों के लिए मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए मैं आभार प्रदर्शित करती हूँ। यह आभार कोई सामान्य औपचारिकता नहीं है, मगर हृदयपूर्वक मैं आभार प्रदर्शित करती हूँ, क्योंकि आयुर्वेद के स्नातक होने के बाद चिकित्सा कार्य से तो मैं जुड़ी हुई हूँ, मगर जब से आयुर्वेद के साथ जुड़ी, उसका अभ्यास किया, फिर उसकी चिकित्सा में जैसे जैसे आगे बढ़ी, तो सतत एक अनुभव मैंने पाया है। जैसे नेताजी ने भी बताया कि 2 मुख्य उद्देश्य रहे हैं आयुर्वेद के। अगर उसके इतिहास को देखा जाए तो जब ऋषि मुनि देवताएं जो जीवन के मुख्य 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो ये चारों पुरुषार्थ को सफलतापूर्वक करने के लिए
आरोग्य का होना, शरीर और मन का स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी होता है, जो स्वाभाविक था। परंतु जैसे जैसे ग्राम्य जीवन जीने लगे ऋषि और उनके शिष्य वगैरह, तो खान पान और आदि जो भी असर हुई, उसके कारण जब रोग के शिकार होने लगे, तो उन्होंने पाया कि जब रोग होते हैं तो उनके जो पुरुषार्थ के लिए जो प्रयत्न होते हैं, उनका जो नित्य क्रम होता है, उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं। यह कारण उन्होंने प्रार्थना की देवाधिदेव इंद्र को कि ऐसा कुछ किया जाए कि उनकी ये सब कार्य में बाधा न आए। वो करके फिर आयुर्वेद का उपदेश हुआ और धरती पे अवतरण हुआ। उसकी बड़ी लंबी परंपरा और उसके बारे में काफी कुछ वर्णन देखने को मिलता है हमको, क्योंकि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है, तो पूरी जो वेद की परंपराएं या उसकी जो समयोचित जो भी उसके कार्य या जीवन पद्धति है, उसमें काफी कुछ साम्य देखने को मिलता है। तो मुख्य उद्देश्य उसका पुरुषार्थ को अच्छी तरह से संपन्न करने के लिए, स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए आयुर्वेद का उपदेश जो देवों के लिए किया गया और बाद में फिर धरती पर ऋषि मुनियों के लिए किया गया और सामान्य मानवी तक भी उसका लाभ पहुंचाया गया। और उसमें सबसे मुख्य जो उसमें सेंटर था वो आरोग्य था, रोग नहीं था। वैसे यही कारण है आयुर्वेद अन्य चिकित्सा शास्त्रों से अलग है। अन्य चिकित्सा शास्त्रों में रोग का उपशमन या रोग को दूर करने के लिए सब क्रियाएं और विशेष संशोधन वगैरह सब किया जाता है, जबकि आरोग्य को कैसे बरकरार रखे ये केंद्र में, आयुर्वेद के केंद्र में आरोग्य है। तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम वो मुख्य उद्देश्य है, और आतुरस्य विकार प्रशमनम, जो आतुर है, रोगी है, उसके विकार को दूर करना, वो उसका आयुर्वेद का प्रयोजन है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम जब हम बात करते हैं तो जनरली हम उसको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऐसा करके हम उसको कंसीव सामान्यतया कर लेते हैं। मगर यहाँ भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है आयुर्वेद की, वो ये है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम में मात्र रोग से बचने के लिए क्रियाएं या उपदेश या सब सूचन नहीं है। ये सब ऐसे प्लान किए गए हैं जिसके कारण जो भी जीवात्मा है, पुरुष है, शरीर है, वो अपने उच्चतम आयाम में जीवन को व्यतीत कर सकता है। क्योंकि जब नवजात का जन्म होता है तो उसके शरीर में जो कुछ भी धातुएं होती है या दोष का जो समन्वय होता है जिससे उसकी प्रकृति निर्धारित होती है, उसी के आधार पर आगे जीवन बनता है। जीवन का मतलब कि उसके शरीर की रचना, उसका व्याधि क्षमत्व, उसका बल, वो सब सुनिश्चित होता है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिकली डिटरमाइंड फैक्टर्स। परंतु चलते चलते एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण, खुराक और बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर, ये सब के असर के कारण जो भी नेगेटिव इफेक्ट होती है, उससे जो शरीर का जो उच्चतम पोटेंशियल है उसमें बाधा आती है। तो आयुर्वेद ने जो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम के दृष्टिकोण से जो भी उपदेश दिए हैं, वो ऐसे उपदेश हैं कि जो भी बाधाएं जीवन व्यतीत करने के दरमियान ऋतु के कारण या अन्य दिन रात के जो स्वभाव होते हैं, उसके कारण जो बदलाव शरीर में आते हैं, वो बदलाव रोग के कारण ना बने, उसके लिए क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सब जो क्रिया है बहुत ही सरल भाषा में साधारण जनमानस भी उसको समझ सके, उसका पालन कर सके, उस हिसाब से बताया गया है। और करना है, उसका पालन करना है, क्रिया के साथ जुड़ा, इसलिए उसको चर्या बोला गया है। जो दिन में करने लायक बाबत है उसको दिनचर्या कहते हैं, जो रात में आचरण करने वाली बाबतें हैं उसको रात्रिचर्या कहते हैं, और ऋतुओं के दरमियान जो करने वाली उपदेश है उसका वर्णन ऋतुचर्या के अंतर्गत
किया गया है। आज जब हम स्त्री स्वास्थ्य को ध्यान में रख के जब हम बात कर रहे हैं, तो यही आयुर्वेद में, वेदकालीन में स्त्री शरीर का जो विशेष बंधारण है, उसकी जो विशेष शक्ति है प्रजनन की, और समाज में भी उसका जो स्थान है, ये सब ध्यान में रखते हुए गर्भिणी चर्या, फिर ऋतुस्वला रजस्वला जब स्त्रियां होती हैं तो उनकी क्या चर्या होनी चाहिए, फिर धत्री चर्या मतलब जब वो स्तनपान कराती है, वो जो टाइम पीरियड है उस दरमियान स्त्री को किन बाबतों का पालन करना चाहिए, ये सब बहुत ही उपयुक्त, सरल और साधारण संसाधन से भी हम जिसका फायदा ले सके, ऐसे सब उपदेश दिए गए हैं, जिसका पालन करने से शरीर का आरोग्य बरकरार रहता है। ये स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम है। और विकार प्रशमनम मतलब जो रोग जब होते हैं, तो यहाँ पर भी एक बहुत हो सकता है कि मैं आयुर्वेद की स्टूडेंट हूँ और सतत आयुर्वेद मतलब मेरा व्यवसाय भी है, तो मुझे ये बहुत ही प्रभावी लगता है। मगर अब ये समय है कि अन्य चिकित्सा शास्त्रों के जो वैज्ञानिक संशोधक है, उन लोगों ने भी इसका महत्व को स्वीकार किया है। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि भाई आदमी ठीक ठाक है, उसका आरोग्य बरकरार है, तो उतना मात्र आदमी का जो उच्चतम आयाम से जीने के लिए जो भी उसको क्षमता चाहिए, उसके लिए पर्याप्त नहीं है। और ये बात इतने सदियों पहले जब आयुर्वेद का स्वास्थ्य की जो परिभाषा है, उसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलता है, जो बहुत कुछ WHO की जो हेल्थ की डेफिनेशन है उसके साथ भी मेल खाती है। उसमें बताया है समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। अभी तो सब लोग वाकिफ है आयुर्वेद की थोड़ी परिभाषा से भी। त्रिदोष सिद्धांत को आयुर्वेद फॉलो करता है। वायु, पित्त और कफ, ये 3 मुख्य दोष के आधार पर पूरा आयुर्वेद का आधार है। ये त्रिदोष का संतुलन होना चाहिए, उसको बोलते हैं समदोष। समाग्निश्च, समाग्नि अग्नि का वर्णन जो आयुर्वेद में है, उसको हम अगर मॉडर्न परिभाषा में समझने की कोशिश करें तो वो मेटाबॉलिज्म, एंजाइमेटिक प्रोसेस, जो ट्रांसफॉर्मेटिव जो कार्य होते हैं शरीर में जैव रासायनिक, वो सब अग्नि के कार्य है। तो अग्नि का भी संतुलित रहना, दोषों का भी संतुलित रहना, समदोष समाग्नि समधातु मल क्रिया, जो धातुएं हैं जिससे शरीर बना है वो धातुएं हैं। ऐसी मुख्य 7 धातुएं आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सब बॉडी टिश्यूज हैं जिससे हमारा पंचभौतिक शरीर का निर्माण होता है। तो ये धातुओं की जो मात्रा है वो संतुलित रहनी चाहिए। समधातु मल क्रिया, मतलब पुरुष मतलब मल, स्टूल, जो सॉलिड स्टूल जो बनता है वो, और मूत्र प्रवृत्ति, यूरिन का आउटपुट वगैरह, स्वेद, पसीना, उसका संतुलन जब बना रहता है तो प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः, ये तो फिजिकल बात हो गई। धातु संतुलित चाहिए, अपनी अग्नि का कार्य संतुलित चाहिए, दोष संतुलित चाहिए, परंतु उतना पर्याप्त नहीं है। उसके साथ आयुर्वेद कहता है कि जब प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते, जिसका आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न है, ऐसे को स्वस्थ कहते हैं। अभी यहाँ पे भी ये बहुत ही समझने लायक बात है। आप सब लोग बहुत ज्ञानी हैं, भाषा से जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही सरलता से हम उसको समझ पाएंगे। यहाँ प्रसन्नता की बात है, खुशी की, दुख की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रसन्नता ऐसा शब्द है जो सात्म्यता बनी रहे मन की, इंद्रियों की। क्योंकि सुख और दुख
एक दृष्टिकोण आधारित रहते हैं, परंतु जब आत्मा, इंद्रिय और मन का जो अनुसंधान होता है वो योग्यतया रहेगा तो जो जैसा है ऐसा हम अनुभव कर पाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा और इसको डिटेल में खोलना चाहूंगी। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः, आयुर्वेद जब शरीर की या आयुष्य की बात करता है तो आयु को समझने के लिए उसकी परिभाषा बताइए, आयु क्या है? तो आयु इसको कहते हैं जिसमें आत्मा, इंद्रिय, मन का जो जुड़ान है वो जितने काल तक बना रहता है। ये सबका जुड़ा होना जरूरी है। पंचधातु शरीर है, मन भी है, मगर उसमें आत्मा का चेतन तत्व जुड़ा हुआ नहीं है तो उसको आयु नहीं कहा जाता है। ठीक है। तो जब ऐसा आयुष्य जिसमें आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न है, मतलब कि जब दुख होना चाहिए दुख की अनुभूति कर पाते हैं, इंद्रिया वो सिग्नल ले पाती है। मान लो हमारे सामने कोई ऐसा भयावह परिस्थिति ऐसी खड़ी हो जाती है तो हमें वो भय को पहचान होनी चाहिए। भले वो अच्छी बात नहीं है तो भी वो प्रसन्नता होगी। प्रसन्न मतलब जैसा चाहिए ऐसा अगर हमारा मन उसको इंद्रियों के माध्यम से संवेदन कर सके तो हम जीव रक्षा, प्राण रक्षा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी एक बड़ी कंडीशन है स्वस्थ व्यक्ति के लिए, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः। तो ये स्वास्थ्य की परिभाषा है। और इसी को अगर हम थोड़ा और आगे खोलेंगे तो हमको पता चलेगा, कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम पूरा एग्जीक्यूटिव बॉडी प्रोफाइल कराते हैं, सब कुछ हीमोग्लोबिन बराबर है, ब्लड यूरिया देखो, कोलेस्ट्रॉल देखो, सब ठीक ठाक है, मगर फिर भी कई बार ऐसा होता है पेशेंट बोलेगा बेन मजा नहीं है, कुछ ये होता है, यहाँ पे दुखता है, ये या तो नींद बराबर नहीं आती है या तो मूड ठीक नहीं रहता है। सो फिजिकल फॉर्म में बायोकेमिस्ट्री का सही होना मात्र आरोग्य नहीं माना जाता है, मन का भी इतना ही महत्व है। और जो भी परिस्थिति है उसके साथ में संतुलन बनाए रखना, वहां पर ये प्रसन्नात्मेंद्रिय मन जो फ्रेज है वो अप्लाई होता है। तो ये सब मिल मिला के स्वास्थ्य की परिभाषा में आयुर्वेद देता है। तो ऐसा जो स्वास्थ्य से जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को स्वस्थ व्यक्ति आयुर्वेद कहता है जी। उसको आगे ले जाते हुए आयु काल का वर्णन है कि जिसमें आत्मा, इंद्रिय और मन जुड़ा है, वो जो काल जो व्यतीत हो रहा है उसको आयु कहते हैं। अभी इसी आयु का भी 4 विभाजन किए हैं, हितायु, अहितायु, दुखायु, सुखायु। अहितायु का मतलब है जो नुकसानकारक जीवन है, मतलब जिसके जीने से दूसरों को नुकसान होता है, तो ये अहितायु कहा जाता है। हितायु मतलब जो जीवन व्यतीत करने के दरमियान और के भी काम में आता है, औरों का भी हित होता है, तो ये हितायु है। और सुखायु मतलब जो जीवन के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो पुरुषार्थ है उसके लिए योग्य प्रवृत्ति कर पाते हैं और वो जो सुख भोगते हैं वो सुखायु है। और योग्य जो पुरुषार्थ का जो समय है उस समय दरमियान वो करने योग्य नहीं है। जीवन तो है, जीवन व्यतीत हो रहा है, वो आयुष्य तो है, मगर उस पुरुषार्थ का जो काल है वो काल के अनुरूप उसका जीवन नहीं व्यतीत हो रहा है। कोई युवान है मगर वो अर्थ और काम के लिए प्रवृत्त नहीं हो पा रहा है, तो उसकी जो आयु है उसको दुखायु बोला जाएगा। दुख मात्र पेन के संदर्भ में नहीं है। ये भी जो परिभाषा है आयुर्वेद की बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि आयुर्वेद और हमारे वेद में भी हमें कहीं ऐसे रेफरेंस मिलते हैं कि मनुष्य को उच्च जीव नहीं माना गया है, मनुष्य को सजीव सृष्टि का एक अंग ही माना गया है। भले बौद्धिक कक्षा उच्चतम होगी मगर बाकी सब जो जीव सृष्टि है वो उसके उपभोग के लिए है, ऐसा नहीं है।
मनुष्य पूरी जीव सृष्टि का एक अंग ही है, और इसी कारण जब मनुष्य ऐसा जीवन व्यतीत करे औरों के भी काम में आए, उसमें अपने मतलब भाई बहन सगे या मात्र मनुष्य, ऐसा कोई लिमिटेड मतलब नहीं है उसका। ऐसा जो औरों के हित के लिए जीवन व्यतीत करता है, वो जो आयु है उसको हितायु कहा गया है। अभी ये थोड़े कुछ मेरे मन में था जो मैं शेयर करूं, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा वो करके। मैंने थोड़ी शास्त्र की थोड़ी डिटेलिंग बात की है। जी अभी हम थोड़ा सामान्य इस पे आते हैं। जैसे नेताजी ने बोला कि स्वास्थ्य और स्त्री स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद के संदर्भ में हम थोड़ा जानेंगे। तो बेसिक जो कंडीशंस है, वो पुरुष का शरीर हो या स्त्री का शरीर हो, बेसिक कंडीशन शरीर के हेल्थ के लिए तो सेम रहेगा। जी जैसे कि दोष का संतुलन बना रहना चाहिए, तो वायु पित्त और कफ का संतुलन बना रहे, ऐसे दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या के जो उपदेश हैं, जिसमें वायु पित्त और कफ ऐसे जनरल अंडरस्टैंडिंग से हम ऐसा मानते हैं कि वो खराब चीजें हैं, तभी उसको दोष कहा गया है, वो नुकसानकारक चीजें हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं बताना चाहूंगी। बेसिकली वायु पित्त और कफ मूलभूत तत्व है जो हमारे शरीर का संचालन करती हैं। वायु तत्व जो है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप से हम उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे, जो वहन करने का धातु, जितना ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है वो वायु तत्व के कार्य के अंतर्गत आती है। पित्त है वो एंजाइमेटिक प्रोसेस है, डाइजेस्टिव प्रोसेस है, हॉर्मोन्स वगैरह का जो काम है वो पित्त तत्व के अंतर्गत आता है। और जो कफ है वो एडेशन का, क्लेदन का, बांधने का, जोड़ने का, वो काम करने वाला जो तत्व है वो कफ तत्व है। सो बेसिक ये मूलभूत शक्तियां हैं, वायु पित्त और कफ, जो जिसका संतुलन बना रहे तो पूरी बायोकेमिस्ट्री, हमारी सब जैव रासायनिक क्रियाएं अच्छी तरह से चलती रहती हैं। उसका एक छोटा सा मैं उदाहरण, बहुत सामान्य है मगर थोड़ी समझ के लिए मैं दूंगी। जैसे कि हम खाना देखते हैं तो देखने के साथ ही हमारे मुंह में पानी आता है, उसकी जो सुगंध है उससे लालास्राव बढ़ने लगता है। तो ये जो कार्य है वो क्लेदन का कार्य है, कफ तत्व का कार्य है, जिससे खुराक मुंह में रखने के बाद में उसमें नमी आएगी, हम अच्छे से चबा पाएंगे। वहीं पे लालास्राव में जो पाचन का कार्य है वो वहां स्थित पित्त का कार्य है, जो वहां थोड़ा कुछ पाचन का कार्य शुरू हो जाता है। आमाशय में जैसे खुराक जाता है तो वहां पे रहा पाचक पित्त अपना पाचन का कार्य करती है, और मुंह से लेके आमाशय तक जो खुराक ले जाने की प्रक्रिया है वो वायु तत्व की प्रक्रिया है, वहन की। सो बेसिकली एक सामान्य क्रिया है, जैसे कि खुराक को उठा के खाना है, चबाना है, और हमको भूख की संतृप्ति करनी है, शरीर को पोषण देना है, तो इसमें भी तीनों के तीनों प्राकृत तत्व वायु पित्त और कफ प्रवृत्त होते हैं, तो वो क्रिया संपन्न होती है। अभी ये तीनों तत्वों की क्वालिटी क्या है, कितने संतुलित है, उसके ऊपर ये क्रिया के क्वालिटी का आधार रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि खुराक अच्छे से उसका पाचन नहीं होता है या अरुचि होती है, उसी समय पे अगर हम कुछ साथ में मान लो पुदीने की चटनी या थोड़ा नींबू निचोड़ेंगे, ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे लालास्राव में बढ़ोतरी होती है, सुगंध अच्छी होगी तो हमको रुचि उत्पन्न होती है। ऐसे ही मान लो कब्ज रहती है, बहुत ही गैस बना हुआ है, तो थोड़ा खाने के बाद तुरंत ही हमारी भूख मिट जाती है, या नहीं तो पेट में भारीपन लगने लगता है। तो ऐसे समय में जो वायु तत्व है वो आहार इसीलिए बोलते हैं, आहरण होता है, ऊपर से नीचे इसका वहन होता है। तो वहां पे वायु तत्व का कार्य योग्य तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में जब जो वायु को संतुलित करे, ऐसी कुछ छोटी मोटी घरगथ्थू उपचार होते हैं, या तो दवाइयां होती है, जैसे अब अजवाइन हो गया या
हींग हो गया, काला नमक हो गया, कुछ उसके प्रयोग से जब वायु तत्व जब संतुलित होता है तो हम अच्छे से खाना खा पाते हैं। तो ये एक सामान्य समझ है। तीनों जो जिसको हम दोष बोलते हैं, बेसिकली वो मूलभूत तत्व है, हमारी प्राण शक्तियां हैं, और उसका संतुलन बनाए रखना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अग्नि की बात हुई तो जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, जो हमने आहार किया है, उसमें से जो हमको पोषण मिला है, जो आहार रस बना है, उसमें से मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया जिसमें बहुत सारे अवयव जुड़ते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारा पेनक्रियास है, लिवर है, वो स्प्लीन है, ये सब का कार्य होके उसमें से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में कन्वर्शन होता है, जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और उसके भी बहुत ही रसप्रद वर्णन है, जो कभी हम और कोई सेशन में हम इसके बारे में बात करेंगे। वो भी साहित्य के हिसाब से भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अलग अलग न्याय से उसको समझाया गया है। मगर जनरल टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो उसका क्रम निर्धारित होता है। जैसे खाना खाने के बाद में सबसे पहले निष्पत्ति रस की होती है। रस में से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो जिसका डाइजेशन सही सही रहता है, अभी जहाँ पे हम डाइजेशन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे वो अग्नि का कार्य है। फर्स्ट फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट इज हमारा जठराग्नि, जिसको हम पाचकाग्नि बोलते हैं, उसका समत्व जरूरी है। अग्नि भी उसको भी अगर सिंपल तरीके से हम समझने जाए तो गैस का बर्नर है, वो रूटीन जो बर्नर है, उसी बर्नर पे अगर हम 50 लोगों की रसोई करने जाएंगे तो सही नहीं बनती है, तो हम उसको बड़ा कमर्शियल वो सगड़ी पे हम रसोई करेंगे, बड़े बड़े बर्नर पे। और ऐसे उसी बड़े बर्नर पे अगर हम 5 लोगों की चाय उबालने रखेंगे तो जल जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी। तो इसी उदाहरण से हम अग्नि के बारे में भी समझ सकते हैं। जब जितना जरूरी है पाचन के लिए, उससे अगर तीव्र अग्नि होता है तो वो भी आरोग्य के लिए नुकसानकारक होता है। जरूरत से मंद अग्नि होता है तो वो भी आरोग्य के लिए नुकसानकारक होता है। और विषम अग्नि जिसको बोलते हैं कि कभी बहुत ही ज्यादा होता है, कभी मंद होता है, और कभी होता ही नहीं, इस तरीके का जो विषम अग्नि होता है, तो उस दरमियान भी जो खुराक का पचन होता है या मेटाबॉलिज्म होता है, मात्र अग्नि डाइजेशन पे ही काम करता है ऐसा नहीं है, वो डाइजेस्टिव फायर है। जो धात्वाग्नि जिसको बोलते हैं, वो सब बॉडी टिश्यूज बनाते जो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे शरीर की अलग अलग धातुएं। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई मैं तो खाती तो 2 लूखी चपाती और थोड़ी सब्जी या दाल ही खाती हूँ, पता नहीं क्यों शरीर में इतनी चर्बी ही जमा हो रही, चर्बी ही बन रही, मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ, मैं घी नहीं खाती हूँ, तेल नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे हम जो एक्सप्लेनेशन है ये धात्वाग्नि का ले सकते हैं। जब धात्वाग्नि में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस क्रम से जो धातु का कन्वर्शन चलना चाहिए, जब अग्नि जाके फैट तक जाके रुक जाता है तो जो धातुओं का आगे जो कन्वर्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो जब मंदाग्नि होता है या विषमाग्नि होता है, तब मेटाबॉलिक प्रोसेस योग्य तरीके से नहीं हो पाती है, तब जाके स्थौल्य का मतलब बॉडी वेट ज्यादा होने का, या नहीं तो अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण बहुत ही अशक्ति रहती है या दौर्बल्य रहता है, ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अग्नि भी अच्छी तरह से कार्य जब करते हैं तब जाके स्वास्थ्य का कंटिन्यूटी रहती है। सो दोष अग्नि और मल क्रिया तो हम सब बहुत उससे हम वाकिफ है, हमको मालूम है जब कब्ज होती है क्या होता है, जब डायरिया होती है क्या होता है, अगर यूरिन अच्छे से होना चाहिए नहीं हो तो क्या होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पसीना आता है तो भी हमको तकलीफ होती है, अगर पसीना कम आता है तो भी तकलीफ होती है। तो ये सब मल क्रिया है। जब और थोड़ा इसमें मैं और एक जोड़ना चाहूंगी, मल क्रिया ऐसी मान्यता है कि वैद्य के पास जाओ ना तो वो आपको पेट साफ कराने की कुछ ना कुछ फाकी दे देता है। मतलब उन लोगों को तो पेट ही दिखता है, या तो ज्यादातर पेट साफ करा के ही वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं, मगर ऐसा नहीं है।
जब अ, अ, ऐसे दोष हो जो ब्लॉकेज का कार्य करती है, या वायु जब अधिक बढ़ जाता है तब विरेचन आवश्यक हो जाता है। और अभी के जो लेटेस्ट सब इन्वेस्टिगेशंस है, जब स्टडीज है, वो सब में पाया गया है, जैसे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसको हम सीएनएस बोलते हैं, ऐसे एक ईएनएस भी बोला जाता है, एंट्रिक नर्वस सिस्टम। और इसी कारण इंटेस्टाइन को सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं, कि बहुत सारे जो ब्रेन केमिकल्स जिसको हम बोलते हैं डोपामाइन वगैरह, सेरोटोनिन वगैरह, उसका प्रोडक्शन इंटेस्टाइन में भी होता है। तो जो इंटेस्टाइनल लेवल पे काम करने वाला जो पित्त तत्व है, जो अग्नि है, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। और उसके लिए हमें काफी कुछ छोटी छोटी जो बाबतें, समय से खाना खाना, खाने के दरमियान बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना, बहुत लूखा खुराक नहीं खाना चाहिए, कुछ तरल पदार्थ के साथ में खाना खाना चाहिए, नियमित अंतराल पे खाना खाना चाहिए, अमुक समय पे, निर्धारित समय पे खाना है, पौष्टिक खुराक, वो तो सब हम जानते हैं। ऐसे जो हमको सूचन दिए गए हैं, वो सब अग्नि को ध्यान में रखते हुए दिए गए। भले वो सरल लगे, सिंपल लगे, समटाइम्स फनी लगे, लाफेबल लगे, बट दे गॉट ट्रेमेंडस साइंटिफिक रीजनिंग बिहाइंड इट। उसको अगर हम समझे तो ही हमें पता चलता है क्या। ये बहुत आपने उपयोग की बात बताई युवा जी। विस्तृत जानकारी हमें, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए बहुत उपयोगी जानकारी बताई। अभी एक जो अभी करंट प्रॉब्लम्स है सभी के, युवती हो चाहे युवक हो, तो सौंदर्य संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, कि जैसे पिंपल्स है, बालों का झड़ना है, त्वचा में दाग, झुर्रियां वगैरह समस्याओं को आयुर्वेद पद्धति से कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में आप कुछ कहिए। जरूर। ज्यादातर जब हम सौंदर्य शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो हम निखार बोलते हैं, है ना। निखारना मतलब उसको, जो आवरण है उसको दूर करना। तो सौंदर्य कहीं बाहर से लाया नहीं जाता है, वो रहता ही है, उससे हमें निखारना है, उसको अनावरण करना है, ठीक है। अभी जैसे बोलते हैं ना, एक सिक्के की दो बाजुएं हैं, स्वास्थ्य और सौंदर्य एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जब शिशु जन्म लेता है तो त्वचा का जो रंग है, या बालों की संख्या है, या त्वचा का टाइप जो है, वो सब पूर्व निर्मित होता है, उसमें कोई फर्क नहीं हो पाता है। मगर होता क्या है, जीवन जीने के दरमियान और वय की अलग अलग अवस्था में आंतरिक कारणों से और बाह्य कारणों से, खास करके अभी का जो जीवन है, वो हरी, वरी और करी, 3 मेजर फैक्टर है जो बहुत ही अफेक्ट करते हैं। हरी मतलब जो भी आदमी देखो उसके पैर में पहिए लगे हुए हैं, चलता नहीं है, आदमी दौड़ता है, चाहे उसका मन चाहे वो उठ के चलेगा, ऐसा। क्योंकि समयाभाव, स्पर्धा, ये सब जीवन के साथ बहुत सामान्यतया जुड़ी हुई बातें हो गई है। तो ये सब के चलते हुए जो हमने एंजाइमेटिक और ट्रांसफॉर्मेटिव और जो अग्नि का कार्य का जो बात किया, उस पे इसकी बहुत ही विपरीत असर होती है। सो न्यूट्रिशन अफेक्ट होता है बेसिकली, और न्यूट्रिशन अफेक्ट होने के कारण जो धातु परिणामन है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि है, उसका उपधातु बाल है, और अस्थि का उपधातु त्वचा भी है। तो जब तक अस्थि धातु का अच्छी तरीके से पोषण नहीं होगा, तब जाके उसकी उपधातु का पोषण नहीं होता है। तो जनरली ऐसा कहते हैं, हम हमारे चेहरे पे क्या लगाते हैं या बालों पे क्या लगाते हैं, उससे बहुत ही ज्यादा हमारी प्लेट में क्या है और हमारे मन में क्या है, ये दोनों बातें बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। प्लेट को लेके अच्छा न्यूट्रिशियस खाना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रौढ़ हो या बड़ी उम्र की स्त्रियों को ही बाल झड़ने का प्रॉब्लम है। हमारे पास छोटी बच्चियां भी आती है जो 10-12 साल की होती है, उनको भी बालों की समस्या होती है, और उसका कारण यही होता है, एक ही तरीके का खुराक खाती है।
तो पहले हम बाल की अगर बात करें तो सबसे फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट इज न्यूट्रिशन। बाल को अच्छा पोषण मिले, हम सब जानते हैं, मतलब हमारी जो टर्मिनोलॉजी की हम ज्यादा जानकारी है वो है कि हमें कैल्शियम रिच खाना खाना है, फोलिक एसिड वगैरह ज्यादा खाना है, फास्फोरस वगैरह मिले। अगर हम नॉनवेज नहीं खाते हैं तो ये सब चीजें, अगर प्राणीज कोई चीज हम खुराक में उपयोग में लेते हैं तो वो दूध है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको दूध पचता नहीं है या पसंद नहीं आता है, और ज्यादातर महिलाएं अपने आप को लास्ट में रख के पहले सबका करती है, बाद में अपना करती है। अपना करते करते वो कई बार थक भी जाती है, एनर्जी नहीं रहती है, कई बार मोटिवेशन नहीं रहता है, कि सेल्फ लव की भी कमी होती है। बिल्कुल सही बात है। और ये जब पता चले तब बहुत देरी हो चुकी होती है, ऐसा भी होता है, और फिर वो उसको रोग मान लेती है। सही में देखने जाए तो बाल में अगर एलोपेशिया होता है या नहीं तो कुछ फुंसियां होती है, उस टाइप का कोई कारण है तो उसको हम रोग बोलेंगे। मगर जहां तक झड़ने की समस्या है उसका आधार न्यूट्रिशन के साथ है, आराम के साथ है। आराम भी इतना ही महत्व है। आराम का मतलब दोपहर को सो जाना ये नहीं है। ऊपर से दोपहर को सोने से तो विकृत कफ की वृद्धि होती है और जो हेयर रूट्स होते हैं उसमें क्लॉगिंग हो जाता है। मगर आराम का मतलब है कि थोड़ा मी टाइम जिसको बोलते हैं, अपने लिए समय को निकालना और मन शांत और थोड़ा फिर से रिचार्ज हो जाए, ऐसी कोई प्रवृत्ति में लगाना, ये सब जरूरी है। लोकल एप्लीकेशन की बात करें तो जो जो भौगोलिक स्थिति में हम रहते हैं वो भौगोलिक स्थिति के अनुसार कुछ ना कुछ एप्लीकेशन रेगुलर बेस पे करते रहना जरूरी है। आजकल हम लोग हेयर कलर वगैरह का उपयोग करते हैं, तो और प्रथा भी ऐसी है, ज्यादातर हम बिना तेल का बाल रखना चाहते हैं, तो कई बार महीनों तक ऑयलिंग करना ऐसा सब छूट जाता है, जिसकी कीमत हमें भुगतनी पड़ती है। क्योंकि हमारे भारतीय आबो हवा ऐसी है, अगर दरिया किनारे रहते हैं वो उसी शहरों को छोड़ के वृक्षता बहुत जल्दी पकड़ लेती है बाल को, तो मॉइस्चराइजिंग बहुत ही जरूरी है। उसके लिए तिल का तेल और नारियल का तेल, फिर एरंड का तेल, ये सब बहुत ही, और जैतून का तेल, ये सब बहुत ही श्रेष्ठ स्नेह माने जाते हैं बाल में लगाने के लिए। कुछ समस्याएं हैं, जैसे बहुत छोटी वय में अगर बाल सफेद हो रहे हैं तो भृंगराज बहुत ही बढ़िया वनस्पति है। एक ही बात है, एडवर्टाइजमेंट हम बहुत देखते हैं और हम लगाते हैं, फिर बोलते हैं अरे इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, मगर वो कितना जेन्युइन है। क्योंकि प्रसाधन में जब कोई भी वनस्पति का उपयोग होता है तो उसके साथ में केमिकल्स तो जुड़ते ही जुड़ते हैं। जी तो बिल्कुल। जब हमें पूरा उसका हम अगर चाहे हमको हर्बल उसका फायदा उठाना है तो ये सब वनस्पतियां जितनी ताजी ले सके, उसका रस का इस्तेमाल कर सके। बहुत ही सिंपल, जैसे नीम है हमारा, इजीली मिल जाता है। करी पत्ता है, बहुत इजीली मिल जाता है। आंवले हमको सीजन में मिलते हैं, जब सीजन में नहीं मिले तो हम उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये सब जो चीजें हैं उसको हम तेल गरम करके उसको अंदर डाल के रात भर रख के फिर छान के उसका उपयोग बालों के लिए कर सकते हैं। जहाँ तक पिंपल्स का सवाल है, मेजोरिटी जो युवान वय में होते हैं वो हार्मोनल जो बहुत ही बढ़ोतरी होती है ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह की और सेक्सुअल हार्मोन्स वगैरह की, वो करके स्किन के नीचे जो सीबम तेली ग्रंथियां रहती हैं वो बहुत ज्यादा कार्यान्वित हो जाती है, तो सीबम ज्यादा निकलता है, चिकनाहट ज्यादा निकलती है। और उसी दरमियान भागादौड़ी भी ज्यादा रहती है, कामकाज ये वो, मुंह धोने का समय रात को मिलता है, कई बार उतनी ताकत रहती है, कई बार हम मिस कर देते हैं, दूसरे दिन नहाते तभी हम त्वचा को साफ करते हैं। तो दूसरा कारण है पोल्यूशन, जो सीबम में चिपक के वहां पे इन्फेक्शन क्रिएट करता है और सूजन क्रिएट करता है। तो जब पिंपल्स की बात आती है, सबसे इम्पोर्टेंट है सफाई। मुंह की सफाई तो जरूरी है ही है, दिन में 2 या 3 बार
कुछ सादे साबुन से, या नहीं तो अपना जो ट्रेडिशनल जो सब है ना वो बहुत ही बढ़िया है। जैसे गेहूं छानने के बाद में, आटा छानने के बाद में जो बचता है वो, या नहीं तो चने का आटा है, नहीं तो मसूर का आटा है, नहीं तो यही सब चीजों किसी न किसी के साथ में मुल्तानी मिट्टी मिला के हम डिब्बी में भर के उसमें थोड़ा पानी या कच्चा दूध या ऐसा लेके उसको रगड़ के साफ कर सकते हैं। ये सब कुछ नहीं होता है तो सादे पानी से भी दिन में 2 या 3 बार साफ करके अच्छे से अगर पोंछा जाए तो वहाँ पे डिपॉजिटेड पोल्यूटेंट वगैरह, रज वगैरह हम वहाँ से हटा सकते हैं, और जो सीबम का सिक्रेशन है वो भी रेगुलराइज होता है। ये एक चीज। दूसरा, कई वयस्कों में भी 40 की उम्र में भी स्त्रियों को पिंपल्स का प्रॉब्लम होता है। कई पेरीमेनोपॉज की जो स्त्रियां होती हैं, 50 में एंटर करती हैं, उन लोगों को भी कई बार ये सब समस्याएं होती है। तो ऐसे केस में फिर हमें इंटरनल केमिस्ट्री को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। इंटरनल केमिस्ट्री का मतलब है सर्टेन ऐसी रोज बरोज की चीजें हैं जो हम खाने में उपयोग कर सकते हैं जिससे क्लींजिंग इफेक्ट मिलती है। सबसे ज्यादा बढ़िया अगर उसमें कोई है तो अपने सलाद का खीरा, ककड़ी, गाजर और हरी पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं, तो कुछ वेजिटेबल सूप के फॉर्म में अगर ज्यादा कंज्यूम कर पाए, रेगुलर सलाद का उपयोग हम कर पाए, फिर नियमित अंतराल पे पानी पी के जितने हाइड्रेट रहते हैं उतनी त्वचा को मदद मिलती है। क्योंकि शरीर इतना समझदार और स्वयं संचालित मशीन है, वो कुछ मांगता नहीं है, वो फरियाद ही करता है, और फरियाद तब करता है जब हम उसको अब्यूज करते हैं। उसको जब हम पानी कम देते हैं तो पसीना एकदम कॉन्सेंट्रेटेड निकलता है, क्योंकि पसीना तो मल निकालने की क्रिया ही है। तो जब उसमें पसीना बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उसमें ज्यादा टॉक्सिक होंगे तो वो इरिटेट करेगा। ज्यादातर महिलाओं के चेहरे की स्किन बहुत संवेदनशील रहती है, तो इरिटेशन के कारण भी कई बार लाल लाल फुंसिया वगैरह हो जाती है। तो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन में दवाइयाँ या प्रसाधन पे कभी भी इतना जोर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जितना हम ये बाबत का ध्यान रखते हैं ना, बाद में तो आप चाहे कुछ भी लगा लो, आपके पास जो भी पड़ा है, मुल्तानी माटी पड़ी है या तो फिर सामान्य जो हमारे रसोई में हम हल्दी का उपयोग करते हैं, उसी हल्दी को हम किसी भी आटे के साथ में मिला के भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो वो इन्फ्लेमेशन को दबाती है। एक ही बात है कि जब वो पिंपल्स जब पक जाते हैं उसमें येलोनेस होती है, तो ये एक सेकंड स्टेज होता है इन्फेक्शन का। इस स्टेज में हमें कुछ भी लगाने से पहले थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो री इन्फेक्ट हो सकता है। मगर क्लींजिंग, बेसिक क्लींजिंग और अच्छा डाइट ये पिंपल्स के लिए बहुत जरूरी है। और जैसे आपने दाग का पूछा, दाग यूजुअली बड़ी उम्र में होने के चांस ज्यादा होता है। छोटी एज में त्वचा पे, चेहरे पे दाग का इश्यू उतना नहीं होता है। यंग एज में जब स्त्रियों के इंसुलिन में अनियमितता आती है, जैसे आजकल हम देखते हैं कि पीसीओडी, पीसीओएस की समस्याएं बहुत देखने को मिलती है, और उसका बेसिक जो रीजन है वो अंतस्राव की समस्या है। खास करके पेनक्रियास का जो इंसुलिन है उसकी समस्या है। जब वो असंतुलित होता है तो फोटोसेंसिटिविटी बढ़ जाती है स्किन की। आयुर्वेद की परिभाषा में अगर उसको समझने जाएंगे तो ये पित्त का व्याधि है, पित्त की तीव्रता की वजह से ये होता है। तो यहाँ पर भी हल्दी है और हाइड्रेशन है, क्लींजिंग है, और बेसिक जब पीसीओडी की समस्या होती है तो हमें जो प्रयत्न करने चाहिए। जो भी विकृतियां, मान लो मासिक अनियमित है तो उसको नियमित करना चाहिए, वजन ज्यादा है तो उसको संतुलित करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब करने से स्किन में भी हमें काफी कुछ मदद मिलती है। युवा जी, आज के माहौल में छोटी आयु की बालिका, युवती हो या वयस्क स्त्री, अवसाद, स्ट्रेस जैसी समस्या का सभी को सामना करना पड़ता है। तो क्या आयुर्वेद अवसाद और स्ट्रेस को रोकने में या दूर करने में मदद करता है? करता है,
क्योंकि हमने जैसे आगे बात किया कि आयुर्वेद मतलब मन को तो लेके ही चलता है। जैसे स्वस्थ होना है तो प्रसन्नात्मेंद्रिय मन तो शर्त है, ये हो तो ही अपन स्वस्थ बोलेंगे, ठीक है। जी तो अभी मनोद्वेग और उन्माद वगैरह का बहुत ही डिटेल्ड वर्णन है आयुर्वेद में। बहुत सारे औषधियां वगैरह का भी वर्णन है। और एक अच्छी बात मैं बताना चाहूंगी, आयुर्वेद रसायन चिकित्सा करता है। वो जैसे मैंने आगे आपको बताया, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, और जो स्वस्थ व्यक्ति है वो उसका पूरे पुरजोश से, पूरे पोटेंशियल से अपना जीवन जी सके, अपने शरीर से काम ले सके, औरों को काम आ सके, उसकी बुद्धि शक्ति, उसके संवेदनशीलता, वो सब अच्छे से कार्य करे, और उसकी प्रजोत्पत्ति सब में पॉजिटिविटी आए, ये सब असर देने वाली जो रसायन चिकित्सा है, उसमें बहुत सारे औषधों के बारे में वर्णन है। उसमें सबसे मुख्य औषध आंवले को माना गया है, जो जिसका उपयोग हम बहुत प्रचलित है, हम च्यवनप्राश का उपयोग करते हैं, वो रसायन चिकित्सा का भाग है। इसी दौरान आयुर्वेद में आचार रसायन का वर्णन किया है। आचार हम सब जानते हैं बिहेवियर, और रसायन मतलब सर्टेन बिहेवियर जो रसायन का कार्य करती है। तो यहीं से आयुर्वेद मन की शक्ति को पकड़ता है कि मन में इतनी शक्ति है, अगर हम उसको अच्छे से रख सके तो वो शरीर के व्याधि को भी मिटाने में मददरूप होता है। तो ऑफ कोर्स आयुर्वेद में मनोरोगों के लिए बहुत कुछ है आयुर्वेद के पास। संक्षिप्त में अभी यहाँ पे मैं इतना बताना चाहूंगी, जैसे हम शारीरिक दोष वायु पित्त और कफ कहते हैं, ऐसे मन में जो रोग उत्पन्न करते हैं उसको मनोगुण रज और तम से वर्णन किया गया है। वैसे मन के गुण 3 होते हैं, सत्व, रज और तम। मगर सत्व रोग नहीं करता है तो उसको दोष नहीं माना गया है। रजो दोष से, जैसे वायु के जैसे गुण है अनियमितता, जब जितना चाहिए उससे अधिक या तो कम। तो जब हम एंजाइटी की बात करते हैं तो हमारी जो मेंटल एक्टिविटी है, मनोव्यापार ज्यादातर बढ़ जाता है। जो जैसा है ऐसा देखना संभव नहीं होता है। जो आदमी स्ट्रेस में होता है, स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस का मतलब है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके साथ में जो एक संतुलन होना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। तो जब हम एंजाइटी की बात करते हैं तो ज्यादातर जो परिणाम है उसके बारे में चिंतित रहते हैं, या तो हम अभी जो चल रहा है वो उसको लेके हम नाखुश रहते हैं। तो ये सब जो है वो अनियमित वायु के क्राइटेरिया में आता है। परंतु वायु के साथ में जब पित्त जुड़ता है तब ज्यादा उद्वेग और चिंता, फिर उसकी इफेक्ट काफी कुछ हमारी क्रियाओं पे, नींद पे वगैरह होती है। तो ब्राह्मी है, जैसे तगर है, फिर जटामांसी है, सादी भाषा में जिसको हम गंठोड़ा बोलते हैं, पिपली मूल है। ऐसे सब बहुत सारी वनस्पतिक औषधियां हैं जिसके सादे प्रयोग से भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अवसाद में वायु का प्राधान्य ज्यादा होता है, क्योंकि जो हमारा उत्साह है, किसी भी हमको बोलना है या चलना है तो एक गति होती है, एक प्रवृत्ति होती है। आयुर्वेद 5 तरीके के वायु का वर्णन करता है। उसमें जो मूर्धा जन्य अवयव या क्रियाएं हैं उसपे प्राणवायु और उदान वायु का प्रभुत्व कहते हैं। तो जब वायु विकृत होता है तब अवसाद, डिप्रेशन ज्यादा होता है। तो ऐसे में अनियमित खुराक वगैरह जो भी फैक्टर्स हमको वायु बढ़ाने वाले लगते उसको हम कंट्रोल में करने का सूचन देते हैं।
कल्याणक घृत है, ब्राह्मी घृत है, फिर शिरोधारा है, नस्य कर्म है, और संपूर्ण शरीर में भी अभ्यंग और पंचकर्म के द्वारा भी हम काफी कुछ डिप्रेशन वगैरह में भी हम काफी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। ये हम प्रकृति के अनुसार कर सकते हैं या जनरल किसी के लिए भी ये कारगर होता है, या नाड़ी परीक्षण के बाद ये सब औषधियां ली जाती है? हाँ, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा नीता जी आपने। बेसिकली तत्वतः आयुर्वेद ना सब्जेक्टिव साइंस है। उसमें अश्वगंधा आपको डिप्रेशन के लिए भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा, आपको एंजाइटी के लिए भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा। और जब ऐसा होता है ना, तब जो एनालिटिकल साइंस है, जो मॉडर्न साइंस है, उसको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो ट्रीटमेंट आपको अवसाद में काम करती वही एक्सेस में भी कैसे काम करती है? तो प्रकृतिगत जब परीक्षण होता है, जैसे कि अच्छा, इसमें एक थोड़ा मैं आप यहाँ पे खोलना चाहूंगी। यूजुअली हम बोलने में तो बोल देते हैं मेरी वायु प्रकृति है या मेरी कफ प्रकृति है, जो मुझे सर्दी जल्दी जल्दी हो जाती है, मगर प्योर प्रकृतियां होती नहीं है, वास्तव में कभी भी नहीं देखने को मिलती। अगर प्योर प्रकृतियां हो ना, तो आदमी ब्लेस्ड माना जाएगा, क्योंकि उसको व्याधियां कम होगी, वो उसी हिसाब से अपना करता रहेगा और बैलेंस बना रहेगा। ज्यादातर मिक्स दोष की प्रकृतियां होती है, तो जो वाताधिक्य होती है उन लोगों को ज्यादातर वायु का अनुलोमन हो, वायु का शमन हो, ऐसी क्रियाएं जिसमें तेल, अभ्यंग उसका प्रयोग, फिर घृत का प्रयोग, वो ज्यादा फायदाकारक होता है। जहाँ पे कफाधिक्य प्रकृति होती है, जहाँ पे मुख्य प्रकृति में दोष कफ का हो, उसके साथ में दूसरे दोष जुड़े हुए हो, तो ऐसे में ज्यादातर स्वेदन वगैरह क्रिया, जहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो, उस टाइप की जो क्रियाएं होती है, और कफ पे कार्य करने वाले जो औषध द्रव्य होते हैं, वो रेकमेंड किए जाते हैं, तो ज्यादा फायदा होता है। नाड़ी परीक्षण से हम कौन सा दोष ज्यादा है वो प्रकृति परीक्षण हम कर सकते हैं, परंतु आयुर्वेद का जो आधार है वो पदार्थ विज्ञान है, वो प्रमाण और बहुत सारे साइंटिफिक आधार पर परीक्षण करता है, और उसमें दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न ही त्रिविध परीक्षा बोला है। दर्शन मतलब देख के। कई ऐसे वैद्य थे पुराने जमाने में, वो 4 या 5 फीट जब रोगी चल के आके बैठता था, तो वो काफी कुछ उसके बारे में जान लेते थे। बहुत थोड़ा कुछ ही वो बोले, उसका निदान हो जाता था। तो दर्शन मात्र से भी उस त्वचा का रंग है, चलने की स्पीड है, बाल का रंग है, वृक्षता है, बोलने की स्पीड है, उससे जैसे ज्योतिष वो कुंडली पढ़ के प्रेडिक्शन करते हैं ना, ऐसा दर्शन से भी परीक्षण हो सकता है। स्पर्शन मतलब नाड़ी परीक्षा उसमें आती है, और प्रश्न से भी हम उसका दोष वगैरह जान सकते हैं, किस दोष का प्राधान्य है, क्योंकि मात्र प्रकृतिगत दोष का प्राधान्य ही नहीं देखना पड़ता है, उस समय में तत्काल कौन सा दोष है उसको भी ध्यान में रख के फिर हम करें, तो एक सब्जेक्टिव प्रिस्क्रिप्शन बनेगा और बहुत अच्छा और फायदेकारक उसमें काम कर पाएंगे। यहाँ पे मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगी आप सब लोगों के साथ में। जब आयुर्वेद की बात आती है या घरगथ्थू कुछ उपचार की बात आती है, तो हम कई बार ऐसा सुनते हैं, आप ये खा लो आपका ये हो जाएगा, मगर ऐसी बात वो ही कर सकते हैं जो आयुर्वेद नहीं जानता है। सुनने वाले को या उपचार मांगने वाले के लिए तो इसका कोई ज्ञान नहीं होता है, तो वो तो मान लेंगे, मगर कभी भी एक ही चीज सबको उपयोग में आ जाए और एक ही चीज से एक ही रोग ठीक हो सके, ऐसा नहीं है। 5 द्रव्य लेके भी कोई ज्ञानी वैद्य अगर बैठेगा ना, तो वो 500 रोग को ठीक कर सकता है। तो परीक्षण बहुत ही जरूरी है। आज के युग की जो समस्या अवसाद है, उसी तरह एक बहुत जटिल समस्या है स्त्रियों में या पुरुषों में मेदस्विता, वजन, ओबेसिटी। तो और ये मेडिकली भी आवश्यक होता है कि सप्रमाण शरीर सुंदरता की दृष्टि से भी जरूरी है, और आयुर्वेद इसके लिए क्या सजेस्ट करता है, किस तरह से हम मेदस्विता कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं? मेदस्विता प्रेजेंट टाइम का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है।
अष्टनिंदीय पुरुष का जो वर्णन किया गया है आयुर्वेद में, 8 तरीके के पुरुष मतलब शरीर जो निंदा करने योग्य मतलब योग्य नहीं है, उसमें अति स्थूल्य भी है। अति कार्श्य मतलब बहुत ही पतला है, ऐसे अति स्थूल्य भी है। और इसी कारण इसकी बहुत विस्तृत चर्चा की गई है आयुर्वेद में, अति स्थूल्य की चिकित्सा के बारे में, कारण के बारे में। आयुर्वेद ना सूत्रीय विज्ञान माना जाता है। हेतु, लिंग और औषध। हेतु मतलब पहले निदान को जानना बहुत आवश्यक होता है, किस कारण से स्थूल्य है। पहले जन्म और उसके बाद विकास के दरमियान शरीर सप्रमाण था और किसी रोग के कारण स्थूल्य बढ़ा है, या खान पान या कुछ लाइफस्टाइल की वजह से स्थूल्य बढ़ा है, किसी रोग के कारण ये हुआ है। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्थूल्य की चिकित्सा हो सकती है। अगर जनरल टर्म्स में इस प्लेटफॉर्म पे मैं अगर माहिती देना चाहूँ, वजन घटाना है तो क्या करना है, कैसे करना है, तो प्रैक्टिकली मैं ऐसा बताऊंगी, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल एफर्ट जब हम डालेंगे तब जाके हमको रिजल्ट मिलता है। एक स्थूल्य है, मेदस्विता है, इसका मतलब कि जरूरत से ज्यादा बॉडी टिश्यूज है, तो आहार जो बॉडी टिश्यूज का संवर्धन का काम करता है वो ऐसा हमें लेना चाहिए कि वो संवर्धन नहीं करे, मात्र पोषण करे, जिसको हम सामान्य भाषा में समझना चाहे तो लो कैलोरी डाइट। ठीक है, ऐसा डाइट जो कैलोरी वाइज लो हो। दूसरा, आहार मात्र हमें शक्ति ही नहीं देता है, कैलोरी ही नहीं देता है, पोषण भी करता है। तो काफी न्यूट्रिटिव हमारी रिक्वायरमेंट है जो आहार से फुलफिल होती है। तो आहार कैलोरी वाइज तो लो होना चाहिए, मगर न्यूट्रिटिवली डेफिसिट नहीं होना चाहिए। ज्यादातर स्त्रियां जो वजन घटाना चाहती हैं, जैसे देवर की शादी हो रही है, हमारे घर में किसी की शादी आ रही है, अच्छा दिखना है, वजन घटाना है, अभी मान लो वो स्त्री या पुरुष उस समय में वयस्क मतलब 30, 40, 50 के आसपास है, अगर सडनली डाइट रिस्ट्रिक्ट कर दे, कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करे, तो स्वाभाविक वजन तो घटने वाला ही है, परंतु उसके साथ में न्यूट्रिटिव डेफिसिट होने के कारण बालों का झड़ना, स्किन म्लान हो जाती है, एनर्जी लेवल रिड्यूस हो जाता है, काफी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए डाइटिंग नहीं मगर राइट ईटिंग होना चाहिए। अभी जहाँ पे हम राइट ईटिंग की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे तो ये सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है कि जो व्यक्ति वजन घटाना चाहती है उसका अग्नि कैसा है। कोई ऐसा है जिसको बहुत ही ज्यादा भूख लगती है, अगर उसको हम बोलेंगे भाई तुमको लो कैलोरी डाइट खाना है, और वो अपनी मति से मान लो लो कैलोरी समझ के कुछ रूखा सूखा मुरमुरा है, या नहीं तो कुछ सादी जौ की रोटी है, ऐसा कुछ रुक्ष खुराक करे खाएंगे, तो क्या होगा, खाने के तुरंत बाद अग्नि खूब पावरफुल है तो इमीडिएटली वो डाइजेस्ट हो जाएगा, तो भूख तो बनी रहेगी। फिर भी वजन घटाना है तो हम कम खाएंगे करके वो कम खाएंगे, तो जो रिक्तता बनी रहती है, और अग्नि के कंपैरिजन में खुराक बहुत ही कम होता है, तो ये वायु के बढ़ने को कारण देता है। और जब वायु बढ़ता है तो अगेन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मेटाबॉलिज्म पे आता है। तो जो हमें फैट धातु तक जाके उसका रिडक्शन करना है या शेप लेना है, जो भी क्रियाएं करनी है, उसमें सफलता नहीं मिलती है। तो आदमी का डे टू डे एक्टिविटी क्या है, उसका अग्नि कैसा है, वाय कौन सी है, उसकी बाकी सब रिक्वायरमेंट क्या है, ये ध्यान में रख के थोड़ा जनरल न्यूट्रिटिव और लो कैलोरी, अभी लो कैलोरी खाना है और न्यूट्रिटिव खाना है, तो सिंपल इसमें हम याद रखें तो तेल, घी, गुड़ और चीनी, ये चीजों को हम जितना रिड्यूस कर सके हम कैलोरी। जब न्यूट्रिटिव की बात करें तो जैसे कठोल है, जैसे चने की दाल लो या चोली है, वो सब मूंग है, ये सब में हमको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। फिर हरी सब्जियां हैं, नियमित जब डाइटिंग करते हैं तो नियमित एक फ्रेश फ्रूट खाना चाहिए, जो भी सीजनल है वो नियमित खाना चाहिए। फिर जूसेस में अगर देखने जाए तो जैसे नींबू का पानी है, या जो सूखा धनिया है उसको भिगो के
उसका निचोड़ के उसको फिल्टर करके, वो धनिए का पानी है, उस टाइप के लिक्विड थोड़े थोड़े अंतराल पे लेते रहना चाहिए, तो क्या वो मेटाबॉलिज्म अच्छा बना रहेगा। वेजिटेबल सूप हम ऐड कर सकते हैं, चाहे रोटी सब्जी खाए मगर साथ में और वेजिटेबल बढ़ाने हैं तो वेजिटेबल सूप भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखते हैं, हाई कैलोरी डाइट भी हम रिड्यूस कर देते हैं, नियमित अंतराल पे खाते हैं, तो ये एक परिमाण का काम हो गया। अभी जो सेकंड परिमाण है जैसे मल्टी डायमेंशनल, तो जो अभी ऑलरेडी डिपॉजिटेड फैट है उसको हमें रिड्यूस करना है, निकालना है, डिसलॉज करना है वहां से और शेप रिगेन करना है। तो कैलोरी का यूटिलाइजेशन, तो एक्सरसाइज ज्यादातर सबसे बढ़िया और सब कर पाते हैं ऐसी एक्सरसाइज की अगर बात करें तो वो वॉकिंग है। ठीक है, सब एज में जॉगिंग या वो सब एडवाइजेबल नहीं होता है। अगर फिटनेस है तो वॉकिंग जरूरी है, वॉकिंग करना चाहिए, कम से कम 5-10 मिनट का रेगुलर वॉक से लेके धीरे धीरे 35-45 मिनट का रेगुलर वॉक। और उसके बाद में जो योगासन की जो स्ट्रेचिंग की जो पूरी प्रोसेस है, योगासन में ब्यूटी ये है कि हम खाली स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, उसके साथ में श्वासोच्छ्वास का भी नियमन होता है। तो उसके कारण जो हमारी धातु परिणमन की जो प्रक्रिया है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उस पर बहुत ही अच्छी असर आती है। दूसरा, हमारा मनोबल बना रहता है, पॉजिटिविटी रहती है। तो जब वजन घटाने की प्रक्रिया होती है ना, तो बहुत सारी चीजों से हम डिप्राइव होते हैं। जैसे सहेली के साथ कहीं जा रहे हैं, वो आइसक्रीम खा रहे हैं, नहीं मेरा डाइटिंग चल रहा है, पानी पी नहीं मेरा डाइटिंग चल रहा है। तो कई वही चीजों पे हमें ना करके हमको डिनाई करना पड़ता है। मगर ये सब चीजों को करते हुए भी अगर पॉजिटिव माइंडसेट बना रहता है और कुछ हेल्थ को सेंटर में रख के अगर हमें करना है तो योगासन बहुत ही जरूरी है। कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, हम वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्किपिंग, कुछ भी कर सकते हैं, मगर उसके साथ में योगासन में हाईली रिकमेंड करती हूँ। और किसी भी उम्र की स्त्री हो, वजन घटाने के लिए सर्टेन आसन जैसे कि अर्ध कुर्मासन है, बेबी पोज है, फिर पश्चिमोत्तासन है, भुजंगासन है, ये सब ऐसे आसन है जो ज्यादातर हमारी जो ग्रंथियां है, अंतस्रावी ग्रंथियां है, जैसे थायराइड ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पेनक्रियाज है, ओवरीज है, ये सब ग्रंथियों पे अच्छा ब्लड सप्लाई देती है, उसको अच्छी कार्यान्वित करती है, मल प्रवृत्ति वगैरह अच्छी होती है। तो जो कई स्त्रियों को खुद का वजन उतना नहीं रहता है, बॉडी टिश्यूज का पानी, वाटर रिटेंशन ज्यादा होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होने की वजह से और कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो ऐसे में ये सब स्ट्रेचिंग जो है, योगासन है, उसकी वजह से काफी कुछ मेटाबॉलिज्म में करेक्शन आता है, श्वास की नियमितता बनने से अवयव में बहुत वाइटलिटी आती है। तो डाइटिंग करना है, एक्सरसाइज करना है और साथ में योगासन भी करना है और राइट ईटिंग करना है। अगर चमत्कारिक औषधियों की बात करें कि भाई आयुर्वेद की दवाइयां लिया, 5 दिन में 5 इंच कम कर दो, ऐसा कुछ होता नहीं है। मगर फिर भी चवक है, चित्रक है, हरड़े है, गूगल है, ऐसे सब लेखनीय औषधियां जिसको बोलते हैं, जो लेखन का, तोड़ने का काम करती है, कटिंग का काम करती हैं, ऐसी बहुत सारी सादी औषधियां हैं जो पर्टिकुलर जो जिसको घटाना है उसकी प्रकृति वगैरह को, रिक्वायरमेंट को सब ध्यान में रख के हम कर सकते हैं। सामान्य जैसे अजवाइन है, मेथी है, जीरा है, ये लहसुन है, ये सब मेटाबॉलिज्म को हेल्प करने वाली खाद्य पदार्थ हैं, उसका उपयोग हम अच्छे से कर सकते हैं। तो क्या लेना है, उसके सामने क्या बंद करना है, और शरीर को सपोर्ट करने के लिए और जो एक्सरसाइज वगैरह, मनोबल को बनाना, ये सब मिल मिला के वजन घटाना बिल्कुल आसान है। बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान है जी। अगर मतलब स्वस्थ व्यक्ति के लिए बात करते हैं जिसको कोई डिजीज ना हो,
मगर ऐसा कोई रोग होता है या जॉइंट्स वगैरह में कुछ तकलीफ है, ऐसा कुछ है जो मूवमेंट वगैरह शक्य नहीं है, तो फिर उसको सूक्ष्म आसन वगैरह या कसरत वगैरह वो भी सजेस्ट करके, मात्र प्राणायाम से भी आप आपका मेटाबॉलिज्म करेक्ट कर पाते हो। तो जो बढ़ा हुआ वजन है वो कम भले ना हो, बढ़ते हुए तो आप रोक सकते हो। बॉडी में जो हेवीनेस होता है उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं और फायदा मिलता ही मिलता है। मगर जो भी करे वो पूरी समझ के साथ में, तैयारी, संयम और चमत्कार की अपेक्षा से नहीं करने का। ईच एंड एवरी बॉडी इज डिफरेंट बॉडी। कई बॉडी जो होती है वो अपर पार्ट लीन एंड ट्रिम होता है, नीचे खुले में जांग में चर्बी का प्रमाण ज्यादा होता है। अगर वो ऐसी अपेक्षा रखे कि कुछ भी करूं मैं, ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा जो भी जाए नीचे से ही जाए, तो ये एकदम टेलर मेड काम हो जाता है। जब हम डाइट करते हैं तो खुराक को तो पता नहीं होता यहाँ से चर्बी नहीं निकालना है, यहाँ से ही निकालना है, तो फिर वहां पे कसरत का कार्य बढ़ जाता है। तो ऐसे में स्टेशनरी बाइसाइकिल या थोड़ा स्ट्रेचिंग वो सब ज्यादा महत्व रखता है। और सर्टेन बॉडी टाइप्स ऐसे होते हैं जिनमें मज्जा, अस्थि और मेद ये धातुओं का प्रभुत्व रहता है। तो वो करके फिर उसको हम रिड्यूस करके बोनी और स्लिम बनने की कोशिश करेंगे, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि उनका बॉडी टाइप ही ऐसा है। तो जो भी बॉडी टाइप है उसमें सप्रमाणता और शेप अच्छी बनी रहे और एक्टिविटी बनी रहे, मतलब एक्टिव बॉडी हो जाए, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, हेल्थ अच्छी रहे, वो टारगेट रखना मेडिकली सही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी युवा जी। अवसाद, वजन, सौंदर्य के ऊपर आपने बहुत जानकारी दी। आज हमारे साथ यहाँ जो हमारे बाकी सभ्य जुड़े हैं उनके कुछ प्रश्न आए हुए हैं। तो विनीता जी है, मल्लिका जी नहीं दिख रही है, रंजना आरगाड़ी जी का प्रश्न है। मैं विनीता जी का प्रश्न पहले ले लेती हूँ। उनका प्रश्न है, मैं उन्हीं के शब्दों में पढ़ती हूँ कि प्री मेनोपॉज के दरमियान महिलाओं में होने वाले हार्मोनल बदलाव के लिए आयुर्वेद क्या सलाह देता है, साथ ही इस स्थिति से निपटने के लिए समाधान बताइए, और टीन एज बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए आयुर्वेद के कुछ सुझाव दीजिए। हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, हमारे पास टाइम थोड़ा 10-15 मिनट है। प्री मेनोपॉज में यूजुअली जो समस्याएं होती है ना, वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। और आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से देखें तो इसमें खास करके जो हॉट फ्लैशेस की समस्या है या वाटर रिटेंशन की समस्या होती है या मूड स्विंग्स की समस्याएं होती है, तो उसमें वायु तत्व और पित्त तत्व को ध्यान में रखते हुए एक तो खुराक का जो आयोजन है वो करना चाहिए, जिससे वायु विकृत ना हो और पित्त का भी संतुलन बना रहे। नियमित अंतराल पे भोजन करना, सब पौष्टिक तत्वों वाला भोजन करना, और अगर पाचन में कोई समस्या नहीं है तो गाय के दूध का सेवन जरूर से करना चाहिए, थोड़ी मात्रा में घी का भी सेवन जरूर से करना चाहिए। और हॉट फ्लैशेस वगैरह के लिए चंदन बला, लाक्षादी तेल है, ऐसे तेल का मालिश फायदा करता है। सर में भी हम ये अपना क्षीरबला तेल का सर में भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे काफी कुछ जो मूड स्विंग वगैरह उसमें फायदा रहता है। और ये सब में मैं अगेन इस स्टेज में जितना योगासन का हम उपयोग करेंगे, ध्यान, प्राणायाम, थोड़ा मी टाइम अपने साथ रहेंगे, तो क्योंकि सब जो समस्याएं जो है वो ज्यादातर बॉडी टू माइंड ट्रांसफर होती है इस समय दरमियान, और जो प्रॉब्लम हम अनुभव करते हैं वो थोड़े मेंटल ज्यादा होते हैं। तो जितना हम वायु को अनुलोमन मिले ऐसा प्राणायाम वगैरह योगासन करेंगे तो अच्छा रहता है। और बच्चों की जहां तक बात है, ये उम्र ऐसी होती है जो बहुत बढ़ते हैं, शरीर बढ़ते हैं, साथ में उनका विश्व भी बड़ा होता जाता है। शरीर बढ़ने का मतलब है कि सब जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो बहुत कार्यान्वित हो जाती हैं,
तो इस समय दरमियान पौष्टिकता का मूल्य बहुत ही ज्यादा है। पौष्टिकता का मतलब है जिस देश में हम रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं, वहाँ जो उगता है ज्यादातर मिलता है। जैसे अभी हमारी सीजन है, जामफल वगैरह अच्छे मिलते हैं, तो जामफल अभी के लिए आइडियल फ्रूट बोला जाए। जामफल के गुण क्या है नहीं है वो सब अलग बातें होती है, मगर अभी हम जामफल खाएं तो शरीर के लिए अच्छा है ऐसा। तो नियमित फ्रूट, सब्जियां, सलाद और थोड़ा उन लोगों के साथ में समझदारी से और वैरायटी ऑफ टेस्ट डेवलप हो। जैसे कि पालक खाने को बोलेंगे, वो मना करेंगे कि भाई वो नहीं पसंद है, तो फिर उसको रोटी में कैसे मिला के या तो सूप में कैसे उसको दिया जाए, ऐसा सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह है जो जिसको हम सुपर फूड बोलते हैं अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, काजू वगैरह है, तो समझ के अगर नाश्ते में मुट्ठी भर खा लेते शाम को स्नैक्स की तरह तो सही बात है। अगर नहीं खाते तो पाउडर बना के खजूर के साथ में लड्डू जैसा बना के या चॉकलेट मिल्क के साथ में, तो इस तरीके से हम हमारी सब जो ट्रेडिशनल पौष्टिक चीजें हैं उसको उनके अनुसार नियमित देना चाहिए। सबसे महत्व ये रहता है, जैसे हमने आचार रसायन की बात की, ये एज ऐसी रहती है, बहुत इम्प्रेशन लेके आते हैं बाहर के जीवन की, टीवी वगैरह मीडिया में वो देखते हैं तो ज्यादा लोलुपता रहती है, टेस्ट की भी रहती है, अपने पर्सनल कंडक्ट में भी रहती है। तो कोई अभ्यास का भी टेंशन रहता है और सब मम्मियों को तो ऐसे ही लगता है उसके पास पढ़ने के अलावा कोई टाइम ही नहीं है, मगर ऐसा नहीं होता है। 24 आवर्स को अच्छे से अगर हम डिवाइड करें ना, तो हर एक बच्चे के पास कम से कम 1 या 1.5 घंटे का टाइम डेली बेस पे निकल ही आता है। और उस समय दरमियान कुछ शारीरिक प्रवृत्तियां जिससे अच्छा सर्कुलेशन वगैरह, मेटाबॉलिज्म पे असर होती है और जिसकी अल्टीमेट इफेक्ट उनके माइंडसेट पे होती है। क्योंकि जो इस एज के बच्चे हैं वो उग्रता, फिर या तो अपने आप में सिकुड़ जाते हैं, ज्यादा अपने को व्यक्त नहीं करते हैं और कई बातों को लेके वो अड़ जाते हैं। ये सब जो होता है, कम्युनिकेशन का इश्यूज वगैरह सब जो होता है, वो सब के लिए उनको व्यक्त होने के लिए कोई प्रवृत्तियां, कला या रमत गमत ऐसा वो आचार रसायन गिना जाए। बिल्कुल। हाँ, चाहे ऐसा लगे कि भाई अपने घर में जो म्यूजिक बजता है, पता नहीं बच्चा सुनता होगा या नहीं सुनता होगा, मगर अगर मम्मी को अगर थोड़ा कुछ म्यूजिक सुनने की आदत है, दिन में आधा घंटा कुछ कुछ सुनती है, तो इनडायरेक्टली उनमें वो संस्कार आते हैं। तो ये खाली खुराक की बात नहीं है, सर्टेन जो प्रवृत्तियां हैं जो बच्चों की खुद की, पेरेंट्स की भी, क्योंकि इस दरमियान पेरेंट्स का भी मनोबल बना रहना बहुत जरूरी होता है। ज्यादातर उग्रता आ जाती है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, ऐसा सब होता है, या अधीरता आ जाती है माँ कि पता नहीं ये अभी ऐसा करेगा, अभी क्या होगा, यू नो, सो आफ्टर 5 years व्हाट ही विल बी, व्हाट शी विल बी, ऐसा सब सोच के अधीरता आ जाती है, उग्र चर्चा हो जाती है कई बार। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए जो आचार रसायन है उसका पालन बच्चों से तो करवाने का ही, मगर खुद को भी करने का। जी बिल्कुल, खास सलाह देती हूँ। बहुत बहुत अच्छी जानकारी युवा जी। एक प्रश्न है, हमारे साथ जुड़ी है मल्लिका मुखर्जी जो हमारे ग्रुप की सदस्य हैं। उनका प्रश्न उन्हीं के शब्दों में कि वर्ष 1984 और वर्ष 1994 में मेरी दोनों प्रेगनेंसी के दौरान मुझे पूरे समय तक अत्यधिक उल्टी होती रही, जिस कारण मुझे कुछ भी खाने पीने में अत्यधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि पानी भी नहीं पी सकती थी। मेरे गले में भयानक छाले हो गए थे। मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने अलग अलग बहुत सारी दवाइयाँ दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी समस्या स्मेल एलर्जी की हुई थी। अच्छी या बुरी कोई भी स्मेल से मुझे मतली आने लगती थी। टूथपेस्ट की स्मेल हो या रोटी की, नहाने के साबुन की हो या धूप अगरबत्ती सेंट की। बहुत बाद में जाने इस पर इसे हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम की समस्या कहते हैं, जो गर्भावस्था की सामान्य स्थिति नहीं है। यह स्थिति करीब 3% तक गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करती है। इस बारे में आप कुछ बताएं और आयुर्वेद में
इसके क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर भी प्रकाश डालें। ये समस्या मैं भी भुगत चुकी हूँ। हालाँकि अब नेक्स्ट जो जनरेशन है वो इस समस्या से पीड़ित ना हो, उसके लिए क्या उपाय है, इसके लिए आप प्रकाश डालें। यह जो समस्या है वो मतलब शरीर की प्रतिक्रिया है, जो गर्भावस्था के दरमियान जो जैव रासायनिक संयोजन में जो फर्क आता है, सर्टेन हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ता है रक्त में, तो उसके सामने हर एक बॉडी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देती है। कोई कोई फीमेल में ये प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा होती है। सामान्यतः मॉर्निंग सिकनेस हम जिसको बोलते हैं वो कुछ 5 या 6 महीने तक थोड़ा रहता है, मॉर्निंग आवर्स में रहता है, फिर जाके वो ठीक हो जाता है। मगर कई कई स्त्रियों में ये बहुत ही सीवियर रहती है। दिन के किसी भी भाग में वो कुछ खाना चाहे या ऐसी कोई पर्टिकुलर स्मेल से या किसी भी स्मेल से नाड़ी का संवेदन उग्र हो जाता है। तो आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये वायु का इश्यू है, वायु की उग्रता के कारण होने वाला ये प्रॉब्लम है। जैसे आगे भी मैंने बोला, आयुर्वेद में गर्भिणी चर्या का बहुत ही सुंदर वर्णन है। उसमें कंसीव करने के बाद प्रथम मास में, दूसरे मास में, तीसरे मास में क्या क्या खुराक और आचरण करना चाहिए उसका बहुत ही सुंदर वर्णन है। और उसमें जो आहार वगैरह का जो वर्णन है उसमें यही बात ध्यान में रखी है, लिक्विड, सेमी लिक्विड और फ्रीक्वेंट मील्स इज द की। ठीक है, अभी ऐसी परिस्थिति है तो हम रोटी चावल दाल सब्जी जो रूटीनली सबके लिए बनाते, ऐसा अगर खाने बैठेंगे तो वो वायु और पित्त कंट्रोल में नहीं आएगा। तो ऐसे में हमें थोड़ा जिसमें धनिये का वो सूखा दाना जो बोलते हैं ना, वो उसका कोरिएंडर सीड का उपयोग थोड़ा ज्यादा करना है। फिर काउ मिल्क वो भी सौम्य है, घी वो भी सौम्य है। फिर मिश्री से बने कोई भी पदार्थ है। वैसे जिंजर है और अदरक है, उसको बोला जाता है कि वो थोड़ा रिड्यूस करता है वॉमिटिंग सेंसेशन को। मगर जैसे इन्होंने बताया कि इनके पर्टिकुलर केस में छाले हो जाते थे, तो यहाँ पित्त का आधिक्य ज्यादा था, तो यहाँ हम जिंजर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ हमें वो जो दरिया किनारे में जो मिलती है ना शिप, जिसको कपर्दिका बोलते हैं संस्कृत में, उसकी भस्म बनाई जाती है। तो कपर्दिका भस्म जैसा कुछ सुबह सुबह नाश्ते के साथ में, जो नाश्ता जो होना चाहिए सुबह वो भी दूध और गेहूं के बेस का होना चाहिए, जैसे दलिया हुआ। और कई बार क्या होता है, ऐसे लोगों को जब हम खाने को बोलते हैं वो बोलते हैं मुंह ही नहीं खुलता है, हम खा ही नहीं सकते, तो खाएंगे कैसे। तो ऐसे में ऐसा जो औषधि होती है उसको हम चाटने को बोलते हैं, और 1-2 घूंट पानी के साथ में। उसके बाद में शतावरी है, विदारी कंद है, उस टाइप की जो सौम्य औषधियां हैं उसके सिरप फॉर्म में, यानी तो चूर्ण को थोड़ा मिश्री में घोल के मॉर्निंग टाइम में, ब्रेकफास्ट टाइम में। और की स्ट्रेटेजी इज कंसीव करने से पहले धातु साम्य दोष साम्य का जो उपदेश है ना, उसको थोड़ा उसका पालन करके थोड़ा पित्त वगैरह का संतुलन होगा ना, तो मॉर्निंग सिकनेस में इस टाइप की व्याधियों में बहुत ही फायदा रहता है। हमारे पास कई ऐसे कपल होते हैं, वो लोग कंसीव करने से पहले कंसल्ट करते हैं कि हम लोगों को जो इश्यूज है हम चाहते हैं हमारे बच्चों में नहीं आए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी ये प्रकृति है, सामान्य ज्ञान रहता है। तो ऐसे में पता है कि भाई ऐसा है तो हम आगे से भी प्रयत्न कर सकते हैं। और इसमें भी थोड़ा योगासन वगैरह, वॉकिंग है, फिर शीतली क्रिया है, जितनी भी है वो सब उपयोगी है। बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, पेट अच्छे से साफ होना चाहिए, तो वायु का ऊर्ध्वगमन नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो वॉमिटिंग है वो ऊर्ध्वगमन है, और नाड़ी की एक्सेस एक्टिविटी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए टेलर मेड वो पर्टिकुलर टाइम में किसको क्या है वो देख के हम सूचना दे सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं आयुर्वेद के उपदेश का। और वही कारण है, आपने जो मेरी बुक दिखाई ना शुरुआत में,
हाँ, ऐसा काफी है उसमें। अगर हम अपने शरीर को अगर समझ ले क्या क्या इश्यू होता है, तो फिर उसको हम क्या कर सकते हैं। भगवान ने तो हमें भेज दिया, ठीक है, टीवी आता है तो उसके साथ में मैनुअल आता है, कोई एप्रेंटिस साथ में आता है। तो मेरी इच्छा वही थी, सामान्य जन साधारण बुद्धि से और साधारण परिस्थिति में अपने आप को समझ के क्या कर सकते, वही कारण था मैं ये बुक लिखी है, वही कारण है मैं आर्टिकल लिखती हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सामान्य उपाय होते हैं, थोड़ी समझ अगर हम लेना आयुर्वेद के थियोरी से, तो हम फिर उसको बहुत इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कि खाली पेट अगर सूखे धनिए का पाउडर 1-2 चम्मच आधे कप में डाल के अगर पी लिया जाए, तो जितनी पित्त की व्याधि होती है, मिजली की व्याधि होती है, हाइपर एसिडिटी होती है, उनको बहुत ही फायदा होता है। ऐसे कपूर काचली करके एक पाउडर मिलता है, औषध है, बहुत सादा औषध है, तो वो भी 3 ग्राम मात्रा में मिश्री के साथ में चाट सकते हैं, जिससे पित्त और वायु का शमन होता है। नाड़ी का जो एक्साइटमेंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत बढ़िया, नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत उपयोगी माहिती। और अगला प्रश्न है हमारा डॉक्टर रंजना आरगड़े जी ने भेजा है कि उनका प्रश्न है कि एक सवाल जो आम है, हम भी वह भुगत चुके हैं, पर फिर भी कालांतर में भूल जाते हैं। मेरी 21 वर्षीय बेटी को मासिक धर्म में असह्य पीड़ा होती है, इसका इलाज क्या है? सही है। सामान्य पीड़ा तो मतलब वो एक नेचुरल प्रोसेस है, थोड़ी पेन की अनुभूति होने के बाद ही रज प्रवृत्ति होती है, क्योंकि गर्भाशय के साथ में जुड़ी हुई नाड़ियां उसको संकेत देती है, तभी जाके आकुंचन प्रसारण होता है गर्भाशय के मुख का, और वहां से रज का स्राव होता है। मगर ऐसी पीड़ा हो कि रूटीन काम रुक जाए, पड़े रहना पड़े, या वॉमिटिंग आए, या उस टाइप का कुछ इंटेंसिटी वाला पेन हो, तो ऐसे में यूजुअली मैं ऐसा करती हूँ, तब तो ठीक है, दर्दनाशक दवाइयाँ या उसका कुछ उपयोग करके हम उसको पेन सबसाइड कर देते हैं, मगर उसको रोकना तभी संभव होता है मासिक शुरू होने के 5 या 7 दिन पहले से उसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। क्योंकि इसका बेसिक कारण जो है वो अपान वायु, जो गर्भाशय की प्रवृत्ति का जिम्मेवार है वायु तत्व, तो उसका अनुलोमन अच्छे से हो जो मल प्रवृत्ति के लिए कारणभूत है, मूत्र प्रवृत्ति के लिए कारणभूत है। तो बेसिकली मल रुका हुआ नहीं चाहिए, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं चाहिए। जितनी भी ये युवतियां होती है जिसको प्री मेंस्ट्रुअल या मेंस्ट्रुअल पेन होता है, मेजोरिटी युवतियों में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। तो रसे वाली सब्जियां, ज्यादा हरी सब्जियां, फिर अंजीर, जलदारू, इस टाइप के जो फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, उसको भिगो के फिर दिन में एक बार खा लेना है। फिर एक अनुभूत योग है जिसमें तिल का तेल, गाय का घी और हनी, ये 3 को मिला के 1-1 चम्मच 5-7 रोज पहले से पीने को बोलते हैं, जिससे अपान वायु का अनुलोमन होता है। और औषधि में बात की जाए तो नगोड़ करके एक वनस्पति है, निर्गुंडी जिसको बोलते हैं। निर्गुंडी का गर्भाशय की नाड़ियां और उसके पेन पे बहुत अच्छी असर है, वो भी उसका निर्गुंडी क्वाथ भी ले सकते हैं, उसकी टेबलेट्स भी मिलती हैं। और पेन शुरू होने से पहले गर्म पानी से सेक करना, और वहाँ पे पीड़ा दूर करे, ऐसे काफी कुछ पंचगुण है, महानारायण, ऐसे काफी शास्त्रोक्त तेल है जिसका मसाज हम बैक पर और पेड़ों के उसमें भी कर सकते हैं। तो अगर अविवाहित है तो हम नहीं कर सकते, बाकी विवाहित है तो उत्तर बस्ती वगैरह पंचकर्म की भी हम मदद ले सकते हैं। अच्छा, काफी यूजफुल जानकारी युवा जी। आज की युवतियों की काफी सभी की ये समस्या है, और बहुत अच्छा और सरल उपाय आपने बताए, ये घरेलू उपचार है। हमारे प्रीति जी का भी एक सवाल है कि आयुर्वेद त्वचा संबंधी रोगों में कितना कारगर है?
हम थोड़ी तो चर्चा कर चुके हैं, फिर भी आगे नहीं, चर्चा करने मुझे हंसी इस बात पे आई, मैं बहुत ही छोटी थी तब, जी बहुत छोटी मतलब कुछ समझ तो बहुत आता ही नहीं था, मगर जब कभी भी मैं ल्यूकोडर्मा के पेशेंट देखती थी ना, जी तब मुझे लगता था इन लोगों को तो सही कर देना चाहिए, बेचारे को कितनी तकलीफ होती होगी ऐसा। जी तो त्वचा रोग को ठीक करना है के मकसद से आयुर्वेद की तरफ मेरी रुचि बढ़ी, और बाकी की अच्छा सब ये यात्राएं हुई, ठीक है। और ईश्वर कृपा से मेरा सबसे पहला पेशेंट जो मेरे प्राइवेट क्लिनिक में था वो भी त्वचा रोगी ही था। अच्छा तो और बहुत बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। हम्म, उसका कारण ये है, त्वचा रोग में इन्फ्लेमेशन को मिटाना है, जो सूजन आती है, रक्तिमा आती है, ठीक है, इन्फेक्शन होता है उसको मिटाना है, विवर्णता होती है उसको मिटाना है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड्स, ठीक है, यहाँ पे जाके लिमिटेशन आ जाती है। वेरेज आयुर्वेद में इतनी सारी औषधियां हैं कि जिसके विविध उपयोग से आप कोई भी त्वचा रोग में अच्छा परिणाम ले सकते हो। हम्म, और दूसरा एक ये भी है, एक उससे एकदम विपरीत, बहुत साल पहले, मतलब आज से 30 साल पहले, जैसे गांव में हम लोग कैंप करने जाते थे, फिर जो रोगी आते थे तो देखते थे कि उनके कपड़े भी फटे हैं, मतलब वो सिलाई भी नहीं मार सकते हैं, मैले हैं, वो धोने के भी मतलब उतना पैसा नहीं है, वो उनकी स्थिति ऐसी है। तो भी, और वो या तो कुछ एक्जिमा लेके आ जाएंगे या सोराइसिस लेके आ जाए, कुछ प्रॉब्लम। अभी उनको दवाई लिखने में भी मैं सोचती थी, मैं तो यहाँ लिख दूंगी, बाहर हो जाएगी, जो स्पॉन्सर किया है वो लोग 5 दिन की या 7 दिन की तो दवाई दे देंगे, उसके बाद में क्या होगा। ये करके पूछती थी, भाई कौन सा पेड़ है आपके आजू बाजू, मेजोरिटी नीम तो मिलता ही होता है। हम्म, तो मैं नीम सजेस्ट करती थी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कई लोगों को पानी में उबाल के उसका पानी, कॉन्सेंट्रेटेड पानी करके उससे वो त्वचा को साफ करना है, या फिर जो भी तिल के तेल में या नारियल के तेल में कपूर डाल के उसको लगाना है, या नीम के पत्तों को ही चटनी जैसा बना के साफ करके उसकी पेस्ट लगाना है। वो पान को सुखा के उसका पाउडर करके उसको दिन में या तो 5 या 10 पत्ते आप चबा जाना। गांव के लोग बहुत सिंपल होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और तब कुछ 15 पैसे या ऐसा कुछ पोस्ट कार्ड भी आते हैं, इतने महीने में इतना फायदा हुआ। मतलब ये भी एक है कि आप एक ही औषधि से उसके अलग अलग योग से भी उसमें फायदा ले सकते हो। बिल्कुल तो त्वचा के रोग में, और खास करके जैसे हमने ल्यूकोडर्मा की बात की, बाकुची करके एक औषध है, जो मेलानिन की कमी हो जाती है वो करके त्वचा का रंग छूट जाता है, सफेद दाग पड़ जाते हैं। तो बाकुची जो वनस्पति है, उसका चूर्ण या उसके बीज में से जो तेल निकाल के उसको लगा के फिर सूर्य ताप में रहने से मेलानिन का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं चमड़ी में, कलर वापस आ जाता है। अच्छा मगर कलर गया क्यों? बाकुची तो है, बाकुची तेल भी है, नीम भी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, मंजिस्टा वगैरह बहुत है। मगर ये चीज क्यों हुई? वो किसी को एक्जिमा हुआ तो क्यों हुआ, या ल्यूकोडर्मा हुआ तो क्यों हुआ? तो इसका जो परीक्षण है, निदान है, वो सब्जेक्टिव हो जाते हैं। वो कौन से प्रकृति का व्यक्ति है, उसकी खान पान, उसकी जीवन शैली क्या है। और जहां तक त्वचा के रोग का सवाल है, 99% पेशेंट में उसमें मन के साथ कारण जुड़े हुए होते हैं। अच्छा और तब जाके अहोभाव होता है। जब हम पढ़ते थे तब होता था आघात, और आघात में फिर शरीर का आघात और मन का आघात, वो ऐसा लिखा हुआ। तब होता मन में आघात लगने से चमड़ी में क्या होता है, भाई ये क्या है, ठीक है चलो लिखा है तो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, एग्जाम में पूछेंगे तो हम लिख के आएंगे। मगर जब चिकित्सक बने, जब चिकित्सा में हमने इंटरेक्ट किया, तब पता चला कि मानसिक जो आघात लगता है, सडनली किसी का डेथ हो गया या कुछ नुकसान हो गया, समस्या ऐसी हो गई, तो उन लोगों को जैसे पित्त का संतुलन हो जाता है, कई लोगों को अचानक डायबिटीज आ जाता है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, जैसे
हिंदी फिल्म में हम देखते हैं ना, अरे ये हो गया, कुछ खराब घटना हो गई, वो हीरो पकड़ लेता है, ऐसा हीरो का अटैक आ जाता है, तो मन का जो है नेगेटिव इफेक्ट बॉडी में आता है, ऐसे त्वचा पे भी आता है। तो जटामांसी, ब्राह्मी, उस टाइप के जो मन के संतुलन करने वाले जो औषध द्रव्य है, उसका भी उपयोग इस पे हम करते हैं, बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया जानकारी। और प्रीति जी, अब समय हो चुका है, तो हम आगे कैसे करते हैं? अभी प्रश्न हो गए हैं क्या सभी के? हाँ जी, प्रश्न सभी के हो गए हैं। तो ठीक है, तो मुझे लगता है कि फिर हम समापन की ओर ही बढ़े, अगर अभी किसी का कोई उत्सुकता नहीं है। किसी का कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। ठीक है, तो मैं सवाल पूछती हूँ। जी बिल्कुल पूछिए मलिका जी। मुझे वो आंखों में जो ड्राइनेस होती है ना, उसके लिए क्या है? आंखों में, नीता जी रिपीट करो प्लीज। ड्राइनेस आपकी आवाज क्लियर नहीं है मलिका जी, बहुत कट रही है आवाज। ड्राइनेस वो ड्राइनेस का रीजन क्या है वो जानना पड़ेगा। अगर इंटरनल जो आँख के जो आईबॉल की स्किन में अगर कोई डिजनरेटिव चेंजेस है, या जो फ्लूइड होता है उसको मॉइस्ट रखता है, उसका सिक्रेशन अगर रुक जाता है, कहीं पे अवरोध है, तो वो मैकेनिकल इश्यू हो जाता है, तो उसको माइनर सर्जरी से उसको करेक्ट करना पड़ता है। सामान्य आंख को स्ट्रेन पड़ने से अगर कुछ ड्राइनेस आती है, थकान की वजह से, ऐसा कुछ, तो आयुर्वेद में आश्चोतन की प्रक्रिया बोलते हैं, वो हॉस्पिटल लेवल पे कर सकते हैं। अगर हमको घर में अगर करना है तो बहुत सामान्य जो हमारा काउ मिल्क या कोई भी मिल्क है, उसको हम अच्छे से मेडिकेटेड जो कॉटन गोज होता है उसमें भिगो के, उससे अक्षिका तर्पण कर बोलते हैं, उसको तर्पण कर सकते, बंद करके उसके ऊपर रख के कर सकते हैं। फिर थोड़ी औषधियां हैं, क्योंकि आंख जो है उसको सबसे बड़ा खतरा तेज का है, पित्त का है, ठीक है। तो जितनी शीतवीर्य औषधियां है, जैसे शतावरी है, आंवला है, यष्टि मधु है, उस टाइप की जो जीवनीय गण की जो औषधियां हैं, उसके योग की टेबलेट ले सकते हैं, या उसका सादा पाउडर भी ले सकते हैं। और वो सब में बेस्ट जीवंती मानी जाती है डोडी, जिसको यहाँ पे लोकल नेम डोडी है। अच्छा। बहुत इजीली अवेलेबल होती है, तो डोडी का सोरस भी रेगुलर कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आँख का स्वास्थ्य काफी अच्छा रहता है। मगर उसको प्रॉपरली टेस्ट करके उसका जो स्राव जो नियमित आना चाहिए आंख में क्यों नहीं आ रहा है, वो उसका परीक्षण बहुत ही जरूरी है। अगर रुकावट या ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिजनरेटिव चेंज नहीं है, तो हम ऐसा न्यूट्रिटिव अप्रोच ले सकते हैं, खाने का, औषधि खाने का, और उसको आश्चोतन वगैरह क्रियाएं करके ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद युवा जी, आज आपने इतने व्यापक विषय को समेटा है हम सबके लिए। सौंदर्य संबंधी हो, तनाव हो, वजन का हो, बालों का हो, इतने सारे सबकी आज जो समस्याएं थी उसका आपने समाधान दिया, और न केवल समाधान दिया बल्कि आयुर्वेद के विषय में भी हम सबको अच्छे से बहुत जानकारी दी, काफी ज्ञानवर्धन भी हुआ है हम सबका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज इस कार्यक्रम में समय देने के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। और नीता जी, आपका भी शुक्रिया कार्यक्रम का इतने श्रेष्ठ ढंग से संचालन करने के लिए। और लिंक के माध्यम से आज जो हम सबसे जुड़े हैं उन सभी दर्शकों का, हमारी टीम कर्मभूमि का, और सारे अतिथि जो आज यहाँ पर विराजमान हैं, उन सब का हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार। और दोबारा एक और अच्छे कार्यक्रम में आपसे भेंट होगी, और आशा है हम जुड़े रहेंगे। युवा जी, आपका फिर से अभिनंदन करती हूँ, बहुत शुक्रिया। खूब खूब आभार, मुझे भी आनंद मिला। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू युवा जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया युवा जी। थैंक यू। धन्यवाद बहुत बहुत। आपका कांटेक्ट हम चाहेंगे। जरूर। बिल्कुल।
भी जाऊंगी, मैं भी अगर आपसे क्लिनिक में मिलना चाहें तो फोन करके अपॉइंटमेंट लेना होगा। हाँ, मिल सकते हैं, निर्जा जी या नीता जी किसी से भी आप ले लेना। और आप अहमदाबाद में ही हैं? हाँ, मैं अहमदाबाद में हूँ। जी अच्छा, तो मैं भी हम आपसे चाहेंगे आपसे अभी appointment। अभी समय ऐसा है कि मैं सब जगह पे फैली हुई हूँ। काम ग्लोबली होता है, मतलब